हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, हेलो हाय। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड या फिर हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं थायराइड ग्रंथि। तो चलिए आज देख लेते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पर होता है, इसके बारे में, इसकी थोड़ी सी संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इससे कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो थायराइड ग्लैंड है वह हमारे गले में ट्रैकिया के सामने स्थित होता है और इसके ये भी दो खंडों में विभाजित होता है, यानी कि दो लोब्स होते हैं इसके, जो कि आपके लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र और जो हमारे ट्रैकिया है जिसे कि हम श्वास पथ बोलते हैं, उसके बीच का जो जंक्शन होता है उनके दोनों तरफ ये स्थित होता है। अब इनके जो दोनों खंड है वो थायराइड ऊतक के एक ब्रिज जिसे कि स्थमक बोलते हैं, उस स्थमस के द्वारा ये ट्रैकिया के आर पार आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसी ब्रिज के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब इसके बाद में जो थायराइड ग्लैंड होती है ये वैस्कुलर ग्लैंड होती है, एक अत्यधिक वाहिकीय ग्रंथि होती है। ओके, इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन जो है 25 ग्राम होता है। इसका जो वजन होता है वो 25 ग्राम होता है, यानी कि 25 ग्राम वजन होता है और चारों ओर एक तंतु में कैप्सूल से घिरा होता है। और ये ग्रंथि जो है आपका घनेकार उपकला से बनी होती है, यानी कि इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, डेंस इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। और इसमें अनेकों गोलाकार फॉलिकल्स पाए जाते हैं और इसी फॉलिकल्स में एक गाढ़ा चिपचिपा प्रोटीन पदार्थ को, जिसे कि कोलाइड भरा होता है, कोलाइड बोलते हैं, जो कि गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और ये प्रोटीन पदार्थ होता है। इसी में थायराइड हार्मोन्स स्टोर रहते हैं। अब जो ये थायराइड ग्लैंड है ये दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। पहली है फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिक्यूलर कोशिका जिसे कहते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स, और दूसरी है पैराफॉलिकुलर, पैराफॉलिक्यूलर कोशिका। तो ये दो आपकी सेल्स हैं, इन्हीं से मिलकर के आपकी जो ये थायराइड ग्लैंड है वो बनी होती है। चलिए फिर अब इसके बारे में देख लेते हैं। अब जो ये पैराफॉलिकुलर और फॉलिकुलर है, जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो चारों ओर फैली हुई रहती हैं और ये दो हार्मोन्स का निर्माण भी करती हैं, उनका सिक्रेशन भी करती हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका जिसे कि हम T4 कहते हैं या फिर थायरॉक्सिन, कल भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, थायरॉक्सिन। और दूसरा है T3 जिसे कि थायरोनिन बोलते हैं, थायरोनिन। तो ये दो हार्मोन्स है T3 और T4, जिनका कि फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा इनका निर्माण भी होता है और इनका सिक्रेशन भी होता है। और ये शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में मेन काम क्या करती है? मेटाबॉलिज्म की गति को बढ़ाती हैं, यानी कि चयापचय को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके रेट को। अब दूसरी है आपकी जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं उनकी अपेक्षा बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में इनसे कम रहती है, यानी कि जो पैराफॉलिकुलर है ये आपके फॉलिकुलर सेल्स से बड़ी तो होती हैं लेकिन संख्या में कम रहती हैं और इन्हें सी सेल्स भी कहा जाता है, सी सेल्स भी कहते हैं। और ये कोशिकाएं फॉलिकल्स, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनके बीच में समूह में पाई जाती हैं और इनसे कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण होता है और उनका सिक्रेशन भी करते हैं। कौन से हार्मोन्स का? कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन को ये निर्माण भी कर रहे हैं और इनको सिक्रेट भी कर रहे हैं। और इनका काम क्या होता है? जो कैल्सिटोनिन है इनका काम होता है रक्त में कैल्शियम के कंसंट्रेशन यानी कि उसकी सांद्रता को कम करना, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को ये कम करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब इसके बाद में जो हमने T3 और T4 पढ़ा है, तो जो थायरॉक्सिन है यानी जो आपका T4 है, वो जो थायराइड में जो सिक्रेशन हो रहे हैं उनका 90% भाग ये होता है, 90% आपका T4 ही रहता है। जबकि जो ट्राइआयोडोथायरोनिन है ये क्या होता है? ये इससे कम होता है लेकिन अधिक कंसंट्रेटेड होता है और अधिक सक्रिय होता है, यानी कि अधिक एक्टिव होता है। आपका जो T3 है वो T4 के कंपैरिजन में अधिक
सक्रिय होता है। ओके, अब इन दोनों हार्मोन्स में मुख्य रूप से आयोडीन और टायरोसिन नामक अमाइनो एसिड पाया जाता है। आयोडीन और टायरोसिन नामक अमाइनो एसिड। ओके, अब जो आयोडीन है वो आपको भोजन से भी मिल जाता है और जल से भी, पानी से भी मिल जाता है। और जो टायरोसिन नामक है अमाइनो एसिड है, इनकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? हमारे शरीर के द्वारा ही भोजन से हो जाती है। तो इस तरीके से इन्हें प्राप्त करने में, यानी कि इन्हें हमारे शरीर को उपलब्ध कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, आसानी से मिल जाता है। दोनों ही आयोडीन मिनरल्स है और आपका टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। तो एक की टायरोसिन की सिंथेसिस हो जा रही है और जो आयोडीन है वो हमें भोजन से और जल से प्राप्त हो जा रहा है। ओके, अब जो है आपका, अगर ये कल हमने पढ़ा हुआ था हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, तो एक बार फिर से डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि जो अगर थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, अगर ये मान लीजिए या तो ओवर एक्टिव हो गया, यानी कि अधिक सक्रिय हो गया, या फिर ये अत्यधिक मात्रा में हार्मोन्स को स्रावित कर रहा है, ओवर सिक्रीशन कह सकते हैं, अधिक मात्रा में, तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, दोनों ही, चाहे ये अधिक एक्टिव है या फिर ये जो है अधिक मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है। आपको पता ही है कौन से हार्मोन्स का, ठीक है। अब इसके बाद में है कि अगर मान लीजिए थायराइड ग्लैंड ये क्या करती है, यहाँ तो ओवर एक्टिव हो गया या फिर ओवर सिक्रीशन हो गया। अब मान लीजिए ये कम एक्टिव है और उसके बाद में ये सिक्रीशन भी कम कर रहा है, अल्प श्रावण हिंदी में कहेंगे, और ये अत्यधिक श्रावण इसको कहेंगे, यानी कि लेस सिक्रीट कर रहा है। तो क्या होगा इस स्टेज में? क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपो नाम से ही पता चल जा रहा है, हाइपर और हाइपो, ठीक है। हाइपर का मतलब है अधिक और हाइपो का मतलब है कम। तो दोनों ही स्थिति में हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर का मतलब आपका मतलब समझ ही गए हो कि ओवर सिक्रेशन या फिर ओवर एक्टिव, और हाइपो में अल्प श्रावण हो रहा है या फिर मान लीजिए लेस एक्टिव है ये, ठीक है। अब जो हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है कि नेत्र से संबंधित ग्वाइटर हो जाता है, गलगंड बोलते हैं, तो कल हमने इसका नाम बताया था आपको, ठीक है। तो नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें होता क्या है कि आंखें बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई देती हैं, और जो भी पेशेंट है वो टेंशन में होगा, बेचैन होगा, उसकी जो है स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी, नम रहेगी, और उसको गर्मी का अनुभव होगा, और ठंड मतलब जो है सहन नहीं होती है, सॉरी गर्मी का अनुभव होगा, तो यानी कि ठंड नहीं लगेगी। और क्या बोलते हैं, अच्छी भूख होने के बावजूद जो है उसका वजन कम होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में ये है कि वजन कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें अंगुलियों में, फिंगर्स में कंपन होने लगता है और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। और जो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसमें अगर मान लीजिए कि गर्भ में जो है शिशु का विकास, और दूसरा इन्फेंसी स्टेज में जो थायराइड अगर कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है या फिर ये लेस एक्टिव है, तो बच्चों में क्या होता है, क्रेटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन में, दोनों में अलग अलग होता है, चिल्ड्रन में और एडल्ट में, चूंकि कारण एक ही होगा कि लेस सिक्रेशन हो रहा है अगर, तो चिल्ड्रन में क्या होगा, हो जाता है क्रेटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है, क्रेटिनिज्म, ये बच्चों में हो जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें बुद्धि ह्रास हो जाता है, यानी कि मेंटल रिटार्डेड हो जाते हैं, उनकी बुद्धि डेवलप नहीं हो पाती है, बुद्धि का ह्रास हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन के शिकार हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ओके, ये हो गया। और इसके अलावा उनकी जो बोन्स हैं, उनकी जो मसल्स हैं, वो भी डेवलप नहीं हो पाती, अनियमित रहते हैं, इनकी प्रॉपर जो डेवलपमेंट होता है नॉर्मली, तो वो नहीं हो पाता है, दांत भी देर से निकलते हैं। और अगर यही एडल्ट में हो रहा है,
एडल्ट में अगर ये हिलेस सिक्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमा नामक स्थिति आ जाती है। मिक्सीडीमा हिंदी में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको मैक्सिमा। ये एडल्ट में होता है। ओके, इसमें क्या होगा, जो मेटाबॉलिक रेट है वो आपकी कम हो जाती है, चयापचयी जो दर है ये कम हो जाएगा। ठीक, अब इससे क्या होगा कि जो चेहरा है इसमें फूला फूला हुआ लगेगा, मतलब इसके सिम्टम्स हैं, और इसमें शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसमें हाइपर में क्या हो रहा था, वजन कम हो रहा था, और आपका जो ये हम बात कर रहे हैं कि अगर लेस सिक्रेशन यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि वजन ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। इसमें वजन बढ़ता है, जबकि आपका हाइपर में क्या था, यहां हमने बताया था ये वजन कम हो जाता है हाइपर में। ठीक है, और हाइपो में वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा स्किन भी बहुत ही ड्राई हो जाती है, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, खुरदरे पतले हो जाते हैं, थकान भी रहती है। और फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जिसे कि फीमेल में इसको हम पीरियड भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है, साइकिल होती है, वो क्या होती है, या तो बहुत अधिक होगा, ठीक है, जो मासिक धर्म है, हिंदी में मैं लिख देती हूँ मासिक, ये या तो बहुत अधिक होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये कंडीशन आती है एडल्ट में, स्पेशली फीमेल में ये चीज होता है अगर मैक्सिमा हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि थायराइड हार्मोन की जो उत्पत्ति है और जो उसका श्रावण है, यानी कि जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है और उसका जो सिक्रीशन हो रहा है, इसके होने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, वो कहाँ पर होती है, अग्र पिट्यूटरी के द्वारा, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि है, उसके द्वारा जो सिक्रीट हो रहा है थायराइड, उसके द्वारा जो सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीशन जो हो रहा है अगर पिट्यूटरी के द्वारा, उससे क्या होता है, जिससे जो सिक्रीशन हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उससे जो थायराइड है वो स्टिमुलेट होता है। और जो है यानी कि जो थायराइड उद्दीप्त हार्मोन है, यानी जो TSH है, जिसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल होती है। यानी कि थायराइड हार्मोन्स की उत्पत्ति और उसका जो सिक्रीशन है, उसकी पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, थायराइड उद्दीप्त हार्मोन्स, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, अग्र पिट्यूटरी से, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका हो रहा है। तो ये चीज जो कि हमने कल पढ़ी हुई थी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। चलिए अब आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पर। अभी तक हम थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं पैरा थायराइड ग्रंथि की। अब देखिए यहाँ पर मैं हर एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर हर एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो जो मैं बोल रही हूँ तो आप खुद नोट डाउन उसको कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं मुझे, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ, लेकिन हर एक चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो चलिए अब पैराथायराइड ग्लैंड पर आते हैं। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसको हिंदी में परवटु, पर
वटु ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी थायराइड ग्लैंड थी उसको अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि हिंदी बहुत ही टफ है। पैराथायराइड सिंपल है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड होती है आपके मसूर के दाने के आकार की 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से प्राय दो दो थायराइड ग्लैंड के हर एक खंड में, यानी कि हर एक लोब की जो पोस्टीरियर यानी कि पिछली सतह है उसमें ये स्थित होता है। यानी कि जो दो दो थायराइड ग्लैंड हैं उसके प्रत्येक खंड में लोब की पिछली सतह पर ये स्थित होती है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, अब ये जो ग्रंथियां हैं ये आपके पैराथार्मोन जिन्हें हम कहते हैं पीटीएच, उनका जो है उन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं जो कि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के वितरण में और उनके चयापचय को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी कि ये कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही हैं? ये कह रहे हैं पैराथार्मोन, पैराथार्मोन, थॉर, ओके, ओ है यहाँ पर पैराथार्मोन, जिसे कि शॉर्टकट में हम कहेंगे पीटीएच। और थायराइड हार्मोन था तो उसको टीएच बोलते हैं, और थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको टीएसएच बोलते हैं। तो शॉर्टकट बहुत जरूरी है। तो पैराथार्मोन को पीटीएच बोलते हैं और इनका ये श्रावण करती है पैराथायराइड ग्रंथि। और ये शरीर में जो ये हार्मोन्स हैं ये काम क्या करते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस का वितरण करते हैं। वितरण का मतलब है इनको फैलाने का काम करे एक पूरे हमारे शरीर में जहां जहां इनकी जरूरत है, आप कह सकते हो इनको वितरण का काम कर रहे हैं। और इनका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, इनको कंट्रोल करते हैं, वितरण और चयापचय को नियंत्रित करते हैं पैराथार्मोन। अब रक्त में कैल्शियम है और फास्फोरस आयन जो होते हैं उनका उचित संतुलन यानी कि अगर वो बैलेंस में नहीं होंगे तो क्या होता है, जो हमारी नर्व्स हैं उनका जो है संचरण वो गड़बड़ हो जाता है। यानी कि जो हमारे नर्व्स सिस्टम है उनका, इनकी जो प्रोसेस होती है उनका जो काम है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होंगे, जो बोन्स हैं अस्थि ऊतक होते हैं, यानी कि जो बोन टिश्यू हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो बोन्स का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, टिटैनी नामक रोग हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? टिटैनी नामक रोग हो जाता है। तो यही दिक्कत है कि अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर पहले मैं नोट डाउन कर देती हूँ कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बोन टिश्यू वो नष्ट हो जाएंगे, उनका विकास डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसकी वजह से टिटैनी नामक रोग हो जाता है, टिटैनी रोग, ठीक है। ये हो जा रहा है अगर रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों ही जो आयन है उनका बैलेंस अगर गड़बड़ होता है। किस वजह से ये हो रहा है? कैल्शियम एंड फास्फोरस आयन के संतुलित ना होने की वजह से, संतुलित ना होने पर, ठीक है, टिटैनी नामक रोग होता है। ओके, इसी वजह से कहते हैं कैल्शियम का अगर जो है कम हो गया तो इसकी वजह से टिटैनी नामक रोग हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस को पैराथार्मोन या क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए पैराथायराइड ग्लैंड से अगर पैराथार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, या फिर पैराथायराइड हार्मोन वो इनएक्टिव हो रहा है या फिर लेस एक्टिव अगर हो रहा है, तो पैराथार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम फास्फोरस का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से जो हमारे नर्व्स सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बोन टिश्यू डैमेज होंगे और जो हमारा बोन का डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा और इसकी वजह से टिटैनी नामक रोग हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टिटैनी रोग किस वजह से ये हो रहा है ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे, इसे हम कहते हैं एड्रिनल या फिर सुप्रारेनल ग्लैंड। चलिए, ये भी आपका थोड़ा सा लेंदी है, एड्रिनल या फिर इसको हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो दो एड्रिनल ग्रंथियां
ठीक है, यानी कि हमारे 2 वृक्क होते हैं, 2 किडनी होती हैं, 2 गुर्दे होते हैं, तो 2 एड्रिनल ग्रंथियां प्रत्येक किडनी के ऊपरी और सामने के भाग पर स्थित रहती हैं। और ये जो ग्लैंड है ये तिकोने आकार की होती हैं और हर एक ग्लैंड यानी कि प्रत्येक जो ग्लैंड है उसका जो बाहरी वाला भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और जो आंतरिक भाग होता है उसको मेडुला कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होती हैं, 2 ग्लैंड होती हैं और 2 एड्रिनल ग्लैंड होती हैं दोनों वृक्क पर, ठीक है, ऊपर और सामने के भाग पर स्थित रहती हैं। अब जो ये ग्लैंड है इनका जो बाहर का भाग है, बाहरी भाग, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ओके, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो आंतरिक भाग है अंदर का उसको कहते हैं मेडुला। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों भागों के जो काम है वो अलग अलग हैं और इनकी जो सिक्रीशन है उनके कार्य भी अलग अलग हैं, एड्रिनल सॉरी कॉर्टेक्स और मेडुला की। अब देख लेते हैं पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि बाहरी भाग है। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये क्या होता है, ये आपके एड्रिनल ग्रंथि के वजन का लगभग 90% भाग होता है। यानी जितनी आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो टोटल भार है, पूरा वजन है उसका 90% आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, यानी कि जो इसका बाहरी भाग होता है। और इसका वजन कितना है, 5 से 7 ग्राम होता है। 5 से 7 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, अब इससे कई सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जिन्हें कि सामूहिक रूप से कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। यानी कि सामूहिक रूप से जो इनसे हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है उनको कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो क्या होते हैं सामूहिक रूप में उनको कॉर्टिको, क्योंकि कॉर्टेक्स से हो रहा है तो इस वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। ओके, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स। ओके, क्योंकि सामूहिक रूप से जो सिक्रेशन हो रहा है स्टेरॉयड हार्मोन का तो उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। अब जो कॉर्टेक्स है वो फर्दर 3 क्षेत्रों में विभाजित रहता है। ठीक है, और इन तीनों क्षेत्रों से 3 मुख्य वर्ग के स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कौन कौन सा देख लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, जो आपका जो कॉर्टेक्स है यानी कि जो बाहरी वाला भाग है वो 3 भागों में विभाजित है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें से पहला है आपका बाह्य क्षेत्र कॉर्टेक्स। पहले क्या था आपका जो एड्रिनल था, ठीक है, वो 2 में डिवाइड हुआ, कॉर्टेक्स और मेडुला, बाहरी भाग आंतरिक भाग। अब जो बाहरी भाग है वो फर्दर 3 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो जो बाह्य क्षेत्र है उसको कहते हैं आउटर जोन भी कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और बाह्य क्षेत्र से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब जो दूसरा क्षेत्र वो है मध्य क्षेत्र, मिडिल जोन। इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओके। अब जो तीसरा क्षेत्र है वो है आपका आंतरिक क्षेत्र, जिसे कि हम कहेंगे इनर जोन। अब इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, वो है आपका सेक्स हार्मोन, या फिर इसको गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कह सकते हैं। सेक्स हार्मोन या फिर इसको हम कह सकते हैं
कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपका कि पहले एड्रिनल क्या था। एड्रिनल जो ग्लैंड थी ये पहले दो भाग में डिवाइड हुई, कॉर्टेक्स और मेडुला, और जो कॉर्टेक्स आपका बाहरी भाग है वो फर्दर तीन भाग में डिवाइड हुआ, बाहरी क्षेत्र, मिडिल का क्षेत्र और आपका इनर जोन, जिससे कि अब तीन अलग अलग हार्मोन्स इससे सिक्रीट हो रहे हैं। चलिए फिर इसको देख लेते हैं। अब जो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाह्य क्षेत्रीय कोशिकाओं के द्वारा ही उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये जो है खनिज की सांद्रता को नियंत्रित करता है। तो चूंकि मिनरलो का मतलब ही है खनिज से, मिनरल मीन्स खनिज होता है, तो खनिज की कंसंट्रेशन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, यानी कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है आपका ये इसमें मुख्य रूप से आपका कौन सा है, वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ये आपका मुख्य मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, जो कि हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन ये आपका जो है मुख्य मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है। ठीक है, जो कि आपके आउटर जोन में पाया जाता है यहां से। और इसका मेन काम क्या होता है, मिनरल्स में स्पेशली कौन कौन सी, सोडियम और पोटेशियम, और पोटेशियम के संतुलन को बनाने का काम करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन ये काम करता है। अब एल्डोस्टेरॉन की अगर अधिकता हो जाती है, अधिक हो गया, तो उच्च रक्तचाप और रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है। अगर मान लीजिए जो एल्डोस्टेरॉन है ये अधिक हो गया, तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो आपका ज़्यादा ही होगा, उसके साथ साथ में पोटेशियम की कमी हो जाएगी, जिसे कि हम कहते हैं, टर्म दिया है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं रक्त में पोटेशियम की कमी। पोटेशियम को कैसे शो करते हैं, तो इसकी कमी हो जाती है, जिसे कि हम कहते हैं हाइपोकैलीमिया। और ये किस वजह से हो रहा है, अगर एल्डोस्टेरॉन अधिक मात्रा में इसका सिक्रेशन हो रहा है तो हाइपोकैलीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम को क्या कर रहा है, संतुलित करने का काम कर रहा है, और अधिक मात्रा में अगर इसका जो सिक्रेशन होगा तो क्या करेगा, ये पोटेशियम की जो है वो कमी कर देगा, यानी कि उसको ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिस वजह से आपके पोटेशियम की कमी होने लगेगी। अब इससे क्या होगा, शरीर में आपकी कमजोरी है, सुई जैसे चुभती है, झुंझुनी होना, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, होने लगती हैं। ठीक है, इस ऐसी संवेदनाएं जो हैं, सेंसेशन जो है वो उत्पन्न होने लगता है। अब इसके बाद में जो दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, जो दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ग्लूको से मतलब आपका है हमारा, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्लूकोज। अब ये क्या होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ACTH, उससे स्टिमुलेट होने पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के मध्य क्षेत्र से स्रावित होता है। तो ये आपको पता ही है, मिडिल से ये स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो कि रक्त शर्करा को, उसकी मतलब कंसंट्रेशन को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो, ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करता है ये रक्त शर्करा को, ब्लड शुगर को, ब्लड ग्लूकोज को ये कंट्रोल करने का काम करता है। और ये भी फर्दर ये दो तरह के होते हैं, जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये आपकी, जैसा हमने बताया कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, रक्त शर्करा को। ठीक है, ये काम करता है। अब ये भी दो तरीके के होते हैं आपके। पहला है कॉर्टिसोल,
कॉर्टिसोल, ठीक है। अब इसे हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बोलते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं। दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। तो अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ये फर्दर भी दो तरीके का होता है, कॉर्टिसोल होता है, दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन। अब ठीक है, बस इसका नाम ही जानना काफी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने पर कंफ्यूजन होगी। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो सभी तरह के भोज्य पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, क्योंकि इन सभी से हमको ऊर्जा मिल रही है, तो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ जिनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलती है, उनके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है। जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये किस तरीके का काम करता है? आपका एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको कम करने का भी काम करता है, उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसको रोकने का। वृद्धि को प्रभावित करता है ये, और हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव को भी के प्रभाव को कम करता है, यानी कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रेस है और जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है उनके प्रभाव को भी कम करने का काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, तो और ये जो है आपका यकृत द्वारा जो संग्रह किए गए प्रोटीन हैं उनको ग्लाइकोजन में परिवर्तित भी करता है आपका। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका काम क्या है? ये तो आप कर ही रहा है, इसके अलावा क्या काम करता है? ये चूंकि हमारा जो प्रोटीन है अगर वो एक्सेस मात्रा में हम ले रहे हैं तो क्या होता है, वो लिवर में हमारे स्टोर हो जाता है। अब ये क्या करता है आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो यकृत के द्वारा स्टोरेज प्रोटीन है उनको, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन परिवर्तित करता है और कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को कम करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन में जो ग्लाइकोजन क्या है? ये आपका जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का ही काम है। तो जो प्रोटीन है उसमें भी पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सॉरी उसमें भी आपका ऊर्जा पाई जा रही है, वो भी ऊर्जा देने का काम कर रहा है। तो प्रोटीन को क्या करता है, अगर एक्सेस मात्रा में हो जाए तो उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और कोशिकाओं के द्वारा जो ग्लूकोज का उपयोग किया जा रहा है उसको भी कम कर देता है। इस प्रकार रक्त शर्करा में यानी कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अब क्या होगा? ग्लूकोज का उपयोग कम हो जाएगा, जो कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का उपयोग किया जा रहा है तो क्या करेगा ये ब्लड शुगर जो है, जब ग्लूकोज के द्वारा उपयोग कम होने लगेगा तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। क्या है कि कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को ये कम करता है, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज का उपयोग कम किया जाएगा कोशिकाओं के द्वारा तो क्या होगा? अब ग्लूकोज कहाँ जाएगा? तो वह ब्लड शुगर में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब जो ये हो रहा है प्रोसेस, अगर ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पैनक्रियास के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा जो स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन है उसके द्वारा इसको बैलेंस में रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। ओके, क्योंकि वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इंसुलिन क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी तरीके से चलती रहती है। अगर इंसुलिन यहाँ पर ना होता तब ये दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो आपका है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स है या फिर जो सेक्स हार्मोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
तो ब्लड शुगर को यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इंसुलिन द्वारा नियंत्रण होता है इसका। ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल प्रोसेस चलती रहती है। अब क्या है कि हाँ, जो सेक्स हार्मोन जिसे कि हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स बोल रहे हैं, ये भी आपके आंतरिक क्षेत्र से स्रावित होता है और इसका जो रेगुलेशन है वो आपका ACTH के द्वारा होता है। ठीक है, अब सामान्य रूप से जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इन पर क्या होता है, इनका प्रभाव बहुत कम होता है। जो सेक्स हार्मोन्स हैं इनका सेक्स ऑर्गन्स पर इनका प्रभाव बहुत कम होता है। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से जो मेल्स में हार्मोन है एंड्रोजन्स और फीमेल में हार्मोन जो एस्ट्रोजन, इनका समावेश होता है। मतलब इसके अंतर्गत जो जिन पर ये काम करते हैं वो मुख्य रूप से आपके मेल में एंड्रोजन्स और फीमेल में एस्ट्रोजन, ये जो है आपके हार्मोन्स इसके अंदर आते हैं जो सेक्स हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो तीसरा है आपका सेक्स हार्मोन, उसमें आपके दो मुख्य रूप से हार्मोन्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके एंड्रोजन, मेल में एंड्रोजन और फीमेल में ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये आपके मुख्य रूप से इसमें आ जाते हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें सामान्य जनरली क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स पर इनका प्रभाव बहुत कम होता है। ठीक है, तो ज़्यादा इन पर मेन फोकस क्या होता है आपका एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी अल्प क्रिया से, अगर मान लीजिए एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो ये बहुत कम लेस एक्टिव है तो उससे क्या होता है एडिसन्स डिजीज हो जाती है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये तो तीनों पार्ट का हो गया जो जो हार्मोन से सिक्रीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर मान लीजिए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है यानी कि एड्रिनल का जो बाहरी वाला भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये अगर लेस एक्टिव होता है तो इससे क्या होता है, कौन सी डिजीज हो जा रही है, एडिसन्स डिजीज हो रही है। इससे सुना होगा आपने, एडिसन्स डिजीज हो जाती है इससे। ठीक है, एडिसन, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है एडिसन रोग कि किसकी कम क्रियाशीलता से या फिर अल्प क्रिया से जो है एडिसन डिजीज होती है। तो ये आपका पता होना चाहिए आपको कि एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी क्षेत्र है उसका वो अगर लेस एक्टिव होता है तो उसकी वजह से एडिसन डिजीज हो जाती है। अब इसमें क्या होती है कि रक्त की कमी हो जाती है, कमजोरी है, थकान है और रक्त में पोटेशियम स्तर बढ़ जाता है। एडिसन में क्या होता है, पोटेशियम लेवल ये इंक्रीज कर जाता है एडिसन डिजीज में। ओके, और सोडियम का स्तर घट जाता है, ये बढ़ जाता है पोटेशियम और सोडियम का जो लेवल है वो घट जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एडिसन में स्पेशली क्या होता है आपका पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है और सोडियम लेवल कम हो रहा है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम होना हो जाता है, ब्लड शुगर का स्तर भी कम हो जाता है इसमें, और जो त्वचा का रंग है वो तांबे के जैसा हो जाता है। जो स्किन कलर है वो तांबे के जैसा कलर हो जाता है, कॉपर। ठीक है, तांबे जैसा हो जाता है स्किन का कलर। अब इस रोग का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, वो कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन, इनकी नियमित मात्राएं दे करके इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा इनका कंट्रोल किया जा सकता है, इनका कंट्रोल यानी कि जो नियंत्रण है वो कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन।
इनको दे करके इनको कंट्रोल किया जा सकता है, एडिसन डिजीज को। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स की बात। अब बात कर लेते हैं इसका जो आंतरिक भाग है, एड्रिनल मेडुला, वो देख लेते हैं। एड्रिनल मेडुला, ओके। अब जो ये आपका आंतरिक भाग होता है एड्रिनल मेडुला, और ये जो है कॉर्टेक्स से घिरा होता है, यानी कि बाहर की साइड में कॉर्टेक्स होता है और अंदर की साइड में मेडुला होता है। इस भाग से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये दो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। दो हार्मोन्स हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स एड्रेनालिन और ये है नॉर अरे यार, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन, ये दो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है एड्रिनल मेडुला से। और ये हार्मोन्स किसी भी स्टिमुलेशन से तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कोई भी स्टिमुलेशन होता है, कोई भी उद्दीपन होता है तो तुरंत ये एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ स्थितियों का जो है वो क्रम बन जाता है। इस वजह से जो आपके इनको क्या बोलते हैं, लड़ो या भागो के लिए तैयार, इसमें क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो लड़ो या भागो के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताती हूँ कि इनको फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो एक मिनट रुकिए, मैं इसको आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, एड्रेनालिन जो आपका में स्पेशली जो एड्रेनालिन है, ठीक है, जो यहाँ पर हमने दो हार्मोन्स बताए ना आपको, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये दो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है। तो जो आपका, और जो ये मैं बता रही हूँ कि ये हार्मोन्स किसी भी स्टिमुलेशन से तुरंत रिएक्ट करते हैं, यानी कि जब भी आपको गुस्से में हो तो डर लगता है हमें, फियर या फिर एंगर, ऐसा वाला जो सिचुएशन आता है तो उसमें आपका जो ये इपिनेफ्रिन हार्मोन्स है यही हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। तो इसी की वजह से हमारा जो है, यानी कि ये जो स्टिमुलेशन हो रहा है इसका जब जैसे ही ये हमें फियर या एंगर का जो अनुभव होता है, ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, प्रतिक्रिया है, जो कि किस हार्मोन की वजह से हो रही है, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। और स्पेशली कौन सी हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, इनकी वजह से होती है, जिसे कि इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसकी वजह से होता है। और इस वजह से क्या होता है, इसको, इस रिस्पॉन्स को फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। स्पेशली एड्रेनालिन की वजह से जो ये रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी कि जो हमारा शरीर है प्रतिक्रिया कर रहा है, डर लगना और जो क्या बोलते हैं गुस्सा आना, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, और या फिर हिंदी में लड़ो या भागो। यानी कि जो हमारी बॉडी है इस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, जब ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है।
फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, जो कि आपके एड्रेनलिन, स्पेशली एड्रेनलिन हार्मोन्स के सिक्रेशन से होता है। अगर इन दोनों में है तो आपका स्पेशली यही होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ ये दिया हुआ है कि एड्रेनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, तो आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों आ जाएंगे, लेकिन स्पेशली आपका एड्रेनलिन है इसमें। ठीक है, अब जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इसको तो यहाँ पर मैं नीचे नोट डाउन कर देती हूँ, एड्रेनलिन को एक और नाम दिया गया है एपिनेफ्रिन। ओके, एपिनेफ्रिन। तो एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और इनका काम क्या है तो देख लेते हैं कि हृदय की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि कोरोनरी वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, उनको फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि क्या होती हैं वो आपकी नैरो होने लगती हैं, तो उनको फैलाने का काम करते हैं, यानी कि विस्फारित हिंदी में बोलते हैं। और जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी, उनमें जो है रक्त सप्लाई करने का, यानी रक्त की पूर्ति करने वाली जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनको भी आपका विस्फारित करने का काम करती हैं, यानी कि उनको फैलाने का काम करती हैं। और जो हृदय की धड़कन दर है और जो शक्ति है उसको बढ़ाती हैं। जब भी एपिनेफ्रिन का, तो आपने देखा होगा जब भी हमको डर लगता है या फिर जो है हमको क्या बोलते हैं गुस्सा आता है, तो हमारी जो धड़कन है, हृदय की धड़कन है, वो बढ़ जाती है। तो ये एड्रेनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से ही हो रहा है कि हृदय की धड़कन बढ़ना, इसी की वजह से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन दर और शक्ति दोनों ये होती इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और जो हृदय से रक्त का जो आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट है, उसको भी बढ़ा देता है ये। और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है, क्यों क्या करता है कि हमारे स्किन की जो रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये रक्तचाप को बढ़ा देता है, इसकी वजह से बढ़ जाता है। और ये जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं उनको भी वॉइड कर देता है, विस्फारित करता है, और रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। इसके अलावा पाचन संस्थान की जो चिकनी पेशियां हैं उनके संकुचन को रोक करके उनको रिलैक्स कराता है। वैसे तो ज़्यादातर ये क्या कर रहा है कि हर जगह रक्त वाहिनियां हैं उनको विस्फारित करने का काम कर रहा है। इसके अलावा जो धमनियां हैं उनको भी विस्फारित करने का काम कर रहा है, या विस्फारित का मतलब है वाइड कर देता है, नैरो ना करके वाइड कर दे रहा है उनको। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, और धड़कन की दर को बढ़ा रहा है, शक्ति को बढ़ा रहा है। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं हमारे स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको में कॉन्ट्रैक्शन करके रक्तचाप को बढ़ा रहा है। श्वास नलिकाओं को विस्फारित करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से श्वास दर, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जा रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आपने ये चीज देखा ही होगा, जब भी हमको डर लगता है या फिर क्या होता है कि हम जो है गुस्से में होते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हम सांस तेजी तेजी से लेने लगते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, और जो कि आपके एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही हो रही हैं। लेकिन ये क्या करता है, जो पाचन संस्थान की चिकनी पेशियां हैं उनको, उनके संकुचन को, कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है, रोक देता है, और उनको क्या करता है, रिलैक्स कराता है, वो रिलैक्स हो जाती हैं। अब इसके बाद में जो नॉर एड्रेनलिन है, जिसे कि नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, उनका काम क्या है कि ये जो है ये, अच्छा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नॉर एड्रेनलिन, इसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब इनका काम क्या है, तो इनका जो हृदय की रक्त वाहिकाएं हैं उनको ये भी विस्फारित करता है, और अन्य अंगों में जो वैसोकॉन्स्ट्रक्शन है, यानी कि जो वेसल्स हैं उनमें जो संकुचन, उस वो काम करता है। ये भी हृदय की धड़कन दर और उनकी रक्त निकासी यानी कि कार्डिक आउटपुट को ये भी बढ़ाता है, और जो वाहिका संकुचन है वो करके ये भी रक्तचाप को बढ़ाता है, यानी कि ये भी दोनों ही लगभग सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर,
ये हमें हमारा पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है, पैनक्रियाज, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनसे कौन कौन से हार्मोन्स का श्रावण हो रहा है और इनके कौन कौन से पार्ट हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, बस 3-4 और बचे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं उसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, पैनक्रियास पर। तो पैनक्रियास के बारे में तो फिलहाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हमने पूरा पिक्चर भी आपको दिखाया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर को भी समझाया हुआ, तो ज़्यादा कुछ उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है वो बताने की ज़रूरत है। चलिए अब आते हैं पैनक्रियास पर। तो ये तो पता ही है, पैनक्रियास को अग्न्याशय हिंदी में बोलते हैं। ओके, अब पैनक्रियास जो है ये आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड होता है, दोनों का ही सिक्रेशन आपके पैनक्रियास से होता है, यानी कि इसको अंतःस्रावी और बहिःस्रावी मिक्स ग्लैंड कहते हैं, इसको मिक्स ग्लैंड। तो पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूँ कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि दोनों ही सिक्रेशन यहाँ से होता है। ओके, अब ये आपका संरचना इसको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले बता चुकी हूँ। एक चीज और बताती हूँ कि पैनक्रियास जो है अमाशय यानी जो हमारा स्टमक होता है उसके पीछे स्थित रहता है, और इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हमने बता ही चुके हैं कि दोनों काम करते हैं, ये पाचन का भी काम कर रहा है और जो है हार्मोन्स को डायरेक्ट रक्त में पहुंचाने का भी कर रहा है काम, सीधे रक्त धारा में ये स्रावित करने का काम करता है। ओके, अब ये जो पैनक्रियास के अंतःस्रावी भाग हैं उनको अग्न्याशयी द्वीपिकाएं या फिर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस भाग में हमने बताया था कि कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जो कि हार्मोन्स का उत्पादन भी करते हैं, उनको स्टोर भी करते हैं, उनका सिक्रेशन भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे एडल्ट पैनक्रियास में, बच्चों की बात नहीं हो रही, एडल्ट में के जो पैनक्रियास हैं उनमें क्या होता है, 2 लाख से लेकर के 20 लाख 20 लाख, ठीक है, 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक के बीच में अग्न्याशयी द्वीपिकाएं रहती हैं, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, या फिर इसे कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये इतनी होती हैं, और ये द्वीपिकाएं जो हैं 4 विशेष प्रकार की कोशिकाओं सेल्स से मिलकर के बनी होती, जिन्हें कि अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं, तो इसको हमने नहीं पढ़ा था। और इनसे अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो कोशिकाएं हैं, सबसे पहले है अल्फा, अल्फा कोशिकाएं। जो अल्फा कोशिकाएं हैं इनसे क्या होता है, इनको अल्फा सेल्स भी कह सकते हैं, इनसे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कौन सा? ग्लूकेगॉन। ओके, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है अल्फा सेल से, पैनक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और ये क्या करते हैं, ये यकृत को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इनका काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को ये किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, परिवर्तित करते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो ये हिसाब से आप ये कह सकते हो कि ये डायबिटीज में हार्मफुल है। ठीक है, क्योंकि ब्लड में ये शर्करा को, शुगर को बढ़ा दे रहा है। इसके बाद में जो बीटा सेल्स हैं, बीटा कोशिकाएं, ये क्या है, किस हार्मोन का श्रावण करती हैं, तो ये आपके इंसुलिन हार्मोन को श्रावित करने का काम करती हैं। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन को श्रावित करती हैं, और इनका काम क्या है, ये जस्ट अपोजिट ग्लूकेगॉन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, रक्त में जो विद्यमान ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
ग्लूकेगॉन क्या कर रहा था, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, और जो बीटा सेल्स हैं ये आपके इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, जो कि क्या काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये परिवर्तित करें, इसके बाद क्या होगा, जो लिवर है और जो मसल्स हैं उनमें ये स्टोर हो जाती हैं आपकी ग्लाइकोजन। ठीक है, अब इंसुलिन जो है शरीर की जो ऊतक कोशिकाएं, जो टिश्यू सेल्स हैं, उनको क्या करता है, रक्त से ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे शरीर की टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है, उनमें रक्त से ग्लूकोज को पहुंचा देता है, रक्त से ग्लूकोज को टिश्यू सेल्स में पहुंचा देता है। ओके, और वहां पर उनका उपयोग कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, चूंकि कोशिकाओं के द्वारा जो ग्लूकोज है उसका उपयोग कर लिया गया, तो अब इससे क्या होगा, रक्त में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है, यानी कि ग्लूकोज नहीं बढ़ता, क्योंकि वो कोशिकाओं के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो इंसुलिन यही काम करता है। अब इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन, जिससे मैंने बताया कि दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं, जिससे क्या होता है, अब इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों एक तरीके से रक्त को सामान्य स्तर पर बनाए रखते हैं। अगर ग्लूकागॉन ने अगर मान लीजिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, तो इंसुलिन क्या करेगा, फिर से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है, लेवल है, वो सामान्य बना रहता है, नॉर्मल बना रहता है, इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस में जब काम करते हैं, अगर दोनों में से कोई भी गड़बड़ हो गया देन दिक्कत हो जाती है। अब इसके बाद में जो तीसरा है वो है डेल्टा सेल्स। दो हो गई, अल्फा और बीटा, अब तीसरी है डेल्टा सेल्स, डेल्टा कोशिकाएं। अब ये किस हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, तो ये है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का श्रावण करती हैं, जो डेल्टा सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो है आपके जो अग्र पिट्यूटरी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, उससे वृद्धि को मुक्त होने से बाधा उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, इसको छोड़िए, तथा ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के स्राव को भी रोकता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये बाधा उत्पन्न करता है, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन्स हैं, इन दोनों के सिक्रीशन में स्राव को रोकता है, यानी कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ओके, इसके बाद में आता है एफ सेल्स, अल्फा बीटा डेल्टा हो गई, 3 हो चुकी हैं, चौथी है आपकी एफ सेल्स, एफ कोशिकाएं, या फिर इसको हम कह सकते हैं एफ सेल्स। अब ये जो है, ये अग्न्याशयिक पॉलीपेप्टाइड का श्रावण करती हैं, जिसे कि हम कहते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये प्रोटीन का ही जब आगे वो फर्दर विभाजित होता है पॉलीपेप्टाइड में, तो ये हमने बताया था आपको। ठीक है, तो जो एफ सेल्स हैं वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का श्रावण करती हैं, जो कि भोजन के बाद में हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, और यहाँ पर ये इसके अंतःस्राविक कार्य, मतलब इसके बाद वो अपना काम करता है, लेकिन फिलहाल जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है वो अज्ञात है। लेकिन आप जानते हो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, चलिए, तो ये होगी पैनक्रियाटिक के बारे में। अब आपका पीनियल ग्लैंड है और थाइमस ग्लैंड है, और तीसरा है गोनड्स। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड, 3 ही ग्लैंड बाकी हैं, और ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। फाइनली आपका जो है ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। ठीक है,
जो पीनियल ग्लैंड है ये मटर के दाने के आकार की लाल भूरे रंग की रचना होती है जो हमारे ब्रेन का जो प्रमस्तिष्क भाग है उसकी गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, अब इसका जो काम है फिलहाल तो अज्ञात है, और लेकिन इस ये जो है यौवन के आरंभ यानी कि जो यंग स्टेज के बाद इस ग्रंथि का, एक मिनट, हाँ एक हाँ, तो मैं बात कर रही थी पीनियल ग्लैंड की। तो ये क्या है, आपकी जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन में होती है, स्थित होती है, और ये आपके जो वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज में ये कैल्सिफाइड हो जाती है। और जब भी ब्रेन का एक्सरे करवाया जाता है तो इसका पहचान किया जा सकता है, यानी कि इसको पहचाना जा सकता है कि किस तरीके से जो अगर कैल्सिफाइड जो बोन हो जाती है तो उसमें जो है ओल्ड एज में इसको एक्सरे के माध्यम से इसकी पहचान की जा सकती है। चलिए, फिर इसके बाद में आते हैं, जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है आपकी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है ये आपकी जो थोरेसिक कैविटी होती है, यानी कि जो हमारी वक्षीय गुहा, जो वक्ष में कैविटी पाई जाती है, तो वहां पर ये स्थित होता है। ठीक है, और ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, लिम्फॉइड अंग होता है। इसमें भी दो खंड होते हैं, दो लोब्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक परत से आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है, इसमें भी जैसे कि हमने अभी ये पढ़ा था आपका कॉर्टेक्स और मेडुला, तो वैसे इस तरीके से इसमें भी जो बाहर का भाग होता है यानी कि बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है थाइमस ग्लैंड में भी। ठीक है, और ये जो है उम्र के अनुसार अलग अलग आकार के होते हैं, भिन्न भिन्न। जब तक कि जो अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र 2 साल की है, मतलब 2 साल की जब तक की नहीं होती है तब तक ये बढ़ती रहती है। बालक की उम्र 2 साल की, 2 वर्ष की नहीं हो जाती, मतलब 2 साल तक आप कह सकते हो कि 2 साल तक ये जो है ग्लैंड बढ़ती जाती है। इसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि सिकुड़ने लगती है, जो कि थाइमस ग्लैंड है। और एडल्ट में ये मात्र मतलब एक अवशेष की अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि चूंकि 2 साल तक तो ये बढ़ रही है, उसके बाद में इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, सिकुड़ने लगती है। तो जब भी आप एडल्ट स्टेज में पहुंचते हो तो बस ये बहुत ही कम पाई जाती है, इसके अवशेष मात्र पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। ओके, और जो थाइमस ग्लैंड का जो मेन काम होता है वो टी सेल्स का निर्माण करना होता है। इनका जो मेन फंक्शन है वो है टी सेल्स का निर्माण करना। ओके, अब ये जो टी सेल्स ये कहाँ काम करती हैं, ये हमारी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टी सेल्स इम्यूनिटी में। ठीक है, रोग क्षमता को बनाए रखने में मदद करती हैं ये। और इस ग्रंथि जो मतलब सिक्रेशन होता है उसका प्रभाव हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं यानी सेक्स जो ऑर्गन्स हैं उनके विकास पर, उनके डेवलपमेंट पर, और मतलब उन पर पड़ता है, उनके डेवलपमेंट पर इनका प्रभाव पड़ता है, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं टी सेल्स का। ठीक है, यानी कि जो इनसे आपका टी सेल्स का निर्माण होता है और इनसे जो भी सिक्रेशन हो रहा है थाइमस ग्लैंड से, उनका प्रभाव उनको प्रभावित करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। और क्या बोलते हैं, अस्थियों के पूर्ण विकास होने तक,
यानी जो हमारा बोन्स है उसके पूर्ण रूप तक डेवलप होने तक इंडिया उनके विकास पर नियंत्रण रखता है, यानी कि उन पर कंट्रोल रखने का काम करता है, उनको नियंत्रित करता है। जब तक कि हमारे जो बोन्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाते हैं, वो विकसित नहीं हो जाते हैं, तब तक उन पर कंट्रोल रखता है ये थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो मेन काम जो है इसका, आप ये जान सकते हो कि थाइमस ग्लैंड का ये टी सेल्स का निर्माण करता है, और जो कि टी सेल्स आपके कहाँ पर ये रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में आपके गोनट्स आ जाते हैं, यानी जनन ग्रंथियां हैं। तो ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मेल्स में आपके जो वृषण ग्रंथियां होती हैं जिसे कि हम टेस्टिस कहते हैं, और स्त्रियों में जो होती हैं जो डिंब ग्रंथियां होती हैं जिसे कि हम जनन ग्रंथियां कहते हैं, ओवरी होती हैं। यानी कि मेल में आपके टेस्टिस ऑर्गन होते हैं और फीमेल में जो होते हैं वो ओवरी होती हैं, और ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं जो कि प्रजनन कार्यों के में सहायता करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मेन जो है रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि हमारा मेल्स में क्या होता है, जो टेस्टिस ग्लैंड है उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है, और स्त्रियों में उनकी ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो आप ये कह सकते हो जो हमारे गोनट्स हैं, यानी कि जो जनन ग्रंथियां हैं, वहां से दो हार्मोन्स का, सेक्स हार्मोन्स का श्रावण होता है। मेल में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है, सिक्रीशन होता है, और फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो चलिए फिर ये हमारी ग्लैंड्स, हमने जो भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एटलीस्ट अगर आप नहीं बहुत ज़्यादा, अगर टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं तैयार कर सकते हो, तो एटलीस्ट इतना इनके जो मैंने बताया फुल फॉर्म जरूर तैयार कर लीजिए, जितने भी ग्लैंड्स हैं और किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फाइनली अगर टाइम है तो इनका काम क्या है, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सिस्टम के साथ में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।